Hello friends, good morning to all. Welcome to your educational channel KRS2 Education. मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पहले देख लिए हैं कि मैं टेंस के प्रकार पढ़ाया और प्रेजेंट इंडिफिनिट के पूरे भाग को मैंने कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हर वीडियो में इस तरह बनाता चला जाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। चाहता तो एक ही वीडियो में सारा टेंस मैं ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन कहा जाता है कि जितना ही धीरे धीरे कोई कार्य किया जाता है उतना ही मजबूत होता है। आप जितना जल्दी किसी कार्य को करेंगे वह तुरंत जो है कि आपको उसका रिस्पांस तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ ही क्षण के लिए मिल पाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो को बना रहा हूं, आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें अपूर्ण वर्तमान काल नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, तो यहां पे दिख रहा है PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आपको यहां पे दिख रहा है कि नहीं? पूरा दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप लोग को पूरा दिख रहा है तो उसको इस हिसाब से हम लोग करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसमें कार्य कंप्लीट नहीं रहता है, कार्य प्रारंभ रहता है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और देखते हैं इसके भी, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान इंग्लिश में मैंने बताया है इज, एम और आर। क्या होगा? इज, एम और आर होगा। हिंदी में क्या बताया मैंने? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पहचान हिंदी में इसका पहचान क्या है? रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हो, रही हो इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां पर समझ जाइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, हर सॉल्व करने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को हल करते हैं, यानी कि ये आपका चल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या चल रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपका क्या सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इज, एम, आर हो गया, और इसके बाद प्लस V1 हो गया, प्लस ING हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर हो गया, V1 हो गया, ING हो गया, और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जैसे आप लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस मैं लेता हूं, राधा किताब पढ़ रही है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको यह भी जानने की जरूरत है कहां पर इज का प्रयोग होगा, कहां पर एम का प्रयोग होगा और कहां पर आर का प्रयोग होगा। तो जैसे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वी, यू और दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं,
वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं कि तो अब हम चलते हैं, पहले चलते हैं, देखिए वाक्य की तरफ चल देते हैं। क्या लिखा है? राधा। राधा सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। अब राधा क्या कर रही है? किसी का नाम है, किसी का नाम है। जब राधा किसी का नाम है तो राधा लिखेंगे पहले, राधा। नाम के बाद क्या लगेगा? एज। और इसके बाद रूल के अनुसार एज एम आर जब लग गया, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का जो आपका रूल लग गया तो मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब में क्या होता है कि आपका कौन सा क्रिया कर रही है? तो पढ़ने की क्रिया कर रही है, रीड। अब इसमें क्या जोड़ना है? आई एन जी, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किताब है, बुक, रीडिंग बुक। अब आप ये देखेंगे कि राधा इज रीडिंग बुक, राधा किताब पढ़ रही है। कहीं कहीं आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा V4। क्या देखने को मिलेगा? V4। तो V4 का मतलब भी वही होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया जाता है। तो इससे घबराएं नहीं, इसको ये मत सोचे कि नहीं यहाँ पे V4 का मतलब क्या होता है, ING का मतलब क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू के साथ आर। अब क्रिया कौन सी हो रही है इसमें? क्रिया आपकी कौन सी हो रही है? क्रिया आपकी खेलने की हो रही है, प्ले। प्ले के साथ अब वही ING लगा देना है आपको। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था और उसमें पूर्ण विराम रहेगा, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखा गया यू आर प्लेइंग क्रिकेट, और तुम क्रिकेट खेल रहे हो। आई होप you understand this sentence about like as affirmative sentence of present continuous tense। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि दो दो एग्जाम्पल बहुत होते हैं यदि आप रूल को समझ लेते हैं। मैंने कहा है कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो ग्रामर होता है वह ग्रामर उसके रीढ़ की हड्डी होती है। इफ़ यू नो वेरी वेल अबाउट ग्रामर यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो आप यदि अच्छी तरह से ग्रामर को समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल भी सकते हैं। और इसके बाद और आपको एक वर्ड पावर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको वर्ड मीनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वर्ड मीनिंग और आप रूल्स को समझ लेते हैं, आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है। लोग डरते हैं, इंग्लिश हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे आपकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डरते हैं क्यों? आपको जो विषय नहीं आती है आप उसकी तरफ झुकाव नहीं करते हैं। हर कार्य इंसान के लिए ही बना है, आप उसकी तरफ मुड़ कर तो देखिए, वह एक दिन आसान न हो जाए तो फिर कहिएगा। तो यह आपके अंदर यह क्वालिटी है कि आपके लिए ही सब कुछ बना है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब मैंने बताया क्या है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसमें नकारात्मक वाक्य में क्या करना है आपको कि इसमें क्या आता है? नहीं शब्द आ जाए, बस कुछ भी नहीं करना है, हो गया आपका। सेम टू सेम उसी तरह रूल लग जाएगा। आपका रूल क्या है इसका? आपका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए आपको करना क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, मैंने इसीलिए इसको नहीं हटाया जिससे कि आप समझ लें कि अंतर क्या है। यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, उसी के बीच में आपका केवल नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं आपको दिखा, सिर्फ एक आपको बढ़ गया है नॉट, नॉट इसमें आपका बढ़ गया है। जैसे यही सेंटेंस लेते हैं, उसमें राधा किताब पढ़ रही थी, इसमें राधा किताब नहीं पढ़ रही है, राधा किताब नहीं पढ़ रही है। तो अब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट सेम टू सेम देख रहे हैं आप, राधा, राधा के साथ इज। अब आपको क्या कर देना है, जब इज एम आर का प्रयोग हो गया तो सीधा नॉट लगा दीजिए और इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, इसके बाद आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग बुक, बस हल हो गया। कोई अंतर आपको दिखा, सिर्फ अंतर इतना दिखा कि इसमें इज के बाद नॉट लग गया है, इज के बाद नॉट लग गया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया, जिससे कि आप दोनों को समझ लिया। और दोनों सेंटेंस सेम लेने का मतलब यही हुआ मेरा, जिससे कि दोनों सेम सेंटेंस हम ले लिए हैं, आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें कोई अंतर नहीं है। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को अच्छी तरह से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हो गया। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, एम के बाद हम लोग क्या लगा दिए, नॉट। अब इसके बाद ड्रिंकिंग आप वाला भी कर दें, ड्रिंकिंग। अब कहेंगे सर जी आपने ड्रिंकिंग लगा दिया। अभी अगर मैं बोल दूं कि आई एम नॉट ड्रिंकिंग, तो यहाँ पर आपके वाइन से ले लिया जाएगा कि मतलब आई एम नॉट ड्रिंकिंग, मैं जो है कि नहीं पीता हूँ। तो क्या नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। लेकिन ड्रिंकिंग के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो आपका सिंपल रूप में आ जाएगा, लगेगा कि नहीं आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ऐसी कोई बात की जा रही है। ड्रिंकिंग के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब ये क्या हो गया, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध नहीं पी रहा हूं, मैं दूध नहीं पी रहा हूं। ओके, तो अब हम लोग अभी तक अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़े, अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता चलते चला आ रहा हूँ कि इसमें आपका दो तरीके के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक पहला सेंटेंस आपका जो बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा कि वह प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य की शुरुआत होगी, और दूसरा क्या है, यह प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ पर मिलेगा, बीच में देखने को मिलेगा। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतने है कि आपका जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से ही हम वाक्य को शुरू करते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी को हम जो है कि सबसे पहले लिखते हैं। सेम अनुवाद पहले रूल की तरह हम कर देते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव का, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या है, हिंदी में मैंने बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में भी, अब भी आप देख लीजिए कि जैसे क्या, कौन, कब,
कहाँ, कैसे, क्यों, किसका, किसके, किसको, किसकी इत्यादि बहुत सारे आपको इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा जिसमें कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम दूध पीते हो, वह क्यों चला गया, ठीक है, यह पत्र किसका है, या किताब किसका है, या कॉपी किसकी है। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको किए जाएंगे जिसमें कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें पहला जो आपका रूल है, इसमें दो तरीके से बताया मैंने। पहला क्या होगा कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, ठीक है, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो उसके लिए क्या अनुवाद का नियम क्या लगेगा आपका। जैसे इंग्लिश में इसको भी लिख देते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, विच, etc। आपका जैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका इज, एम, आर से प्रारंभ करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही कहता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे इज, एम, आर हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हमने बार बार बताया कि यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस समय आपका वाक्य गलत माना जाएगा। इसलिए यह ध्यान रहे कि हमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर देना है, ठीक है। तो अब जैसे अब हम एक अनुवाद लिखते हैं, उसको अनुवाद करना है। एक वाक्य लिखते हैं, तुम मुंबई, क्या तुम मुंबई जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम मुंबई जा रहे हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हुआ कि नहीं। जब क्वेश्चन हो गया तो ये समझ जाइए कि हाँ क्वेश्चन जो चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, उसको भी लगाना जरूरी होता है। अब इस प्रकार के वाक्य में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग कर रहे हैं। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो आर यू, फिर गोइंग टू मुंबई, ठीक है। आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या तुम मुंबई जा रहे हो। जैसे क्या मैं, क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या से प्रारंभ हुआ है। जब वाक्य क्या से यानी प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ हो तो सबसे हेल्पिंग वर्ब से ही हम यूज करते हैं। आई सब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट के अनुसार आपका इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा। जब आई है तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का, एम, आई। अब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, रीड पढ़ना, पढ़ना क्या है, रीड है। अब इसमें क्या लगाएंगे, ING, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, स्टोरी, आई एम रीडिंग स्टोरी, क्या मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से
ऐसे आपको यह वाक्य देखने को मिलेंगे। आइए हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, जो कि इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, बस इतना अंतर है कि जब इस प्रकार के वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं, बाकी अनुवाद पहले नियम के जैसा ही करते हैं। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, बीच में हो। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए यही है WH वर्ड। जो WH वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपके समझने की बात है कि आप किस तरह से इसको समझ पा रहे हैं। देखिए, जैसे मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँ। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ पर आ गया है, बीच में आ गया। कहाँ पर आ गया, बीच में। तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, क्या है, वाई। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आई है आपका सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है, एम, YMI। अब रीड, ING इसमें लगाएंगे, बुक, YMI रीडिंग बुक, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे तुम बाजार कब जा रहे हो। अब इसमें देखिए, आप प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ पर आ गया है, बीच में आ गया है। बीच में आ गया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद फिर इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका यू है, यू के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू के साथ आर लगता है, व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको आप देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।